पंडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। विधानसभा का चर्चा लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार फेरबदल का भी दौर जारी है। जब से 2022 के चुनाव का बिगुल बजा है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार सियासत में एक हलचल सा है। कुछ दिन पहले सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और अभी लगातार सुर्खियों में ऐसा बना हुआ है कि आरपीएन सिंह भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस कड़ी में हम लगातार विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं और आज हमारी मानस धारा की टीम कुशीनगर विधानसभा में पहुंची हुई है एक ऐसे चर्चित चेहरे से जो शायद लगभग पूरे विधानसभा में एक अपना अलग ही छाप बनाकर रखे हुए हैं। तो जब बात करते हैं चुनाव की, जब बात होती है विधायक की, जब बात होती है सांसद की, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है कि जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनती क्यों है। जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनती इसलिए है कि जो हमारी मूल रूप से जो सुविधाएं होती हैं, नेता प्रधान या जो भी हमारे प्रतिनिधिगण होते हैं, उससे अच्छा से अच्छा व्यवस्था सुदृढ़ कर सकें। तो इस क्रम में हमारे साथ हैं राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया। इस नाम को शायद कुशीनगर का हर एक बच्चा जानता है, कुशीनगर विधानसभा का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो एक टीम है वो सर्वे पे भी निकली हुई है, जो गोपनीय रूप से सर्वे करके हर रोज़ हर शाम को हमको उसका रिजल्ट देती है। तो इस क्रम में युवाओं के काफ़ी चहेते पसंदीदा चेहरा बंटी भैया बन के उभर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो बंटी भैया आपसे ये होगा कि जो चुनाव होता है वो चुनाव मुद्दे पे होती है कि कौन कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव का बनने वाला है। देखिए, मुद्दे के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है उसका भी मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। आप केवल मुद्दे पे वोट दे देंगे और जो जनप्रतिनिधि होगा, जो उस मुद्दे पे लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात को रखने वाला होगा, वो कमज़ोर होगा तो मुद्दे भी किनारे छूट जाएंगे और आपके रास्ते भी भटक जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मुद्दों के साथ साथ जनप्रतिनिधि कैसा है उसका भी मूल्यांकन करना ज़रूरी है। पिछली बार हम जब देखे बीएसपी से आप थे, तो बीएसपी में जब आपने पिछली बार चुनाव लड़ा और हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष से बीएसपी का थोड़ा सा कम बोलबाला है, लेकिन उसमें भी आपने तगड़ा एक फेस दिया और लगातार टक्करों में बने रहे। तो इससे ये गणना लगाया जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इस टाइम सत्ता में है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है। तो इस बार का टक्कर किस तरह से होने वाला है? देखिए, पहली बार मैं बीएसपी से, जो आपने कहा, मैं मूल रूप से समाजवादी हूँ। मैं अपने जवानी के 17 साल समाजवादी पार्टी के विभिन्न संगठनों में काम किया। मैं कस्या विधानसभा के योजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष से शुरुआत की, फिर मैं ज़िला अध्यक्ष बना, फिर मैं ज़िला अध्यक्ष के बाद प्रदेश का महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का बना, फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष समाजवादी योजन सभा का बना। कहने में तो 1 मिनट से भी कम लगा, लेकिन इन पदों पे काम करने में मेरे जवानी के 17 साल चले गए। मैं 1.5 साल बीएसपी में रहा और जहाँ तक टक्कर की बात है तो इस बार बीजेपी टक्कर में नहीं रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सपना पिछली बार दिखाया गया था 2017 में कि डबल इंजन की सरकार आप बना दो, हम बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोज़गार देंगे, उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार बना दो, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा के ले जाएंगे। आप शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए। डबल इंजन सरकार बना दो, हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना देंगे। हम गुजरात मॉडल तो अभी समझ में नहीं आया हमें, लेकिन गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे लोग, लेकिन जो उत्तर प्रदेश मॉडल था उसी मॉडल से उत्तर प्रदेश भटक गया। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा था, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा था। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 207 करोड़ रुपए दिया गया। यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा था, यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही थीं। बच्चियों को कन्याधन मिल रहा था, साइकिल मिल रहा था, बच्चों को रोज़गार मिल रहा था, जिनको नहीं मिल पा रहा था उनको बेरोज़गारी का भत्ता मिल रहा था, समाजवादी पेंशन मिल रहा था। जो मिल रहा था योजनाएं लोगों को, उन्हीं योजनाओं को बंद कर दिया गया। बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने से
जो उत्तर प्रदेश हम बना रहे थे, जो समाजवादी लोग बना रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उससे भी आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को भटकाने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी भी तो फ्री राशन दे रही है, किसान निधि दे रही है, तरह तरह की योजनाएं, फ्री गैस कनेक्शन, बिजली, ये भी तो पार्टी दे रही है। देखिए, बिजली का जहाँ सवाल है, आप किसी से पूछ के आइए, किसी को फ्री बिजली मिला है? कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। बात कनेक्शन की नहीं है। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आप कनेक्शन लेके क्या करेंगे? आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा 1000 रुपये का सिलेंडर भराने के लिए, तो सिलेंडर लेके करेंगे क्या? हम ऐसी योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं जिन योजनाओं का कोई मतलब ना हो। इन्हीं सब योजनाओं को लेके बीजेपी चुनाव लड़ रही है, इन्हीं सब बातों को गिना तो ये सब तो फेल है। जिसके वहाँ सिलेंडर है, जाके देखिए, क्या वो जल रहा है? जिसके वहाँ सिलेंडर है वो रख दिया गया है ऊपर छत पे बांध के, इसलिए कि उस गरीब के, आपको हम कार खरीद के दे दें और आपको तेल भराने के लिए पैसा ही ना हो, उस कार का कोई मतलब है? इसलिए हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इन मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। और जब तक इन मूलभूत सुविधाओं पे बात नहीं होगी, तब तक आप फ्री में कुछ भी दे दीजिए, कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अच्छा, जो हम लोग का बेल्ट होता है ये कृषि बेल्ट है, तो क्या लगता है कि ये सरकार की नीति किस तरह से किसानों को लेके है, और क्या सरकार की योजना से यहाँ के लोगों को लाभ मिलता है या नहीं मिलता? देखिए, इस सरकार ने कहा था कि हम आय दोगुना कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 7 साल पहले पटरौना में आके कहा था कि हम पटरौना की शुगर फैक्ट्री आप हमारी सरकार बना दो, 100 दिन के अंदर चला देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी बातों को अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी सरकारें हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला, ये पहली बार हुआ है कि जो योजनाएं बोली जा रही हैं उसकी सरकार की तरफ से कोई समीक्षा नहीं हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला कि मेरा सांसद जो है हर साल एक प्रधानमंत्री सांसद गांव गोद लेगा। क्या कभी 7 साल हो गया समीक्षा हुआ कि किस सांसद ने किस गांव को गोद लिया और उस गांव की स्थिति क्या है? आप लोगों को भी इस पर समीक्षा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिन योजनाओं की बात की उस पर कोई समीक्षा नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 जो है हाईटेक सिटी, रोल मॉडल सिटी बनाएंगे। इस पे समीक्षा हो रही है कि कौन सा रोल मॉडल सिटी बन गया, कौन सा आईटी सिटी बन गया इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। तो इसलिए कथनी और करनी में इस सरकार में अंतर है और समाजवादियों के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कुशीनगर जिले को जिला बनाया गया। आज जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुशीनगर जिले को बलकुड़वा बउका जिला कहा जाता था, बउका एरिया कहा जाता था। उस जिले को जिला बनाया, कसिया को तहसील बनाया, कुशीनगर को नगर पालिका का दर्जा दिया, तमाम तहसीलें खोली गई। तो जो भी आज आपको दिख रहा है, इंटरनेशनल वो एयरपोर्ट के लिए 207 करोड़ रुपया दिया गया। आज जो भी योजनाएं बड़ी बड़ी इस प्रदेश में दे, ढाड़ा जैसी शुगर फैक्ट्री लगी, मुलायम सिंह जी ने लगाया। आज ढाड़ा की शुगर फैक्ट्री नहीं होती तो कुशीनगर जनपद के 50% किसानों का गन्ना पेरा नहीं जाता, वैसे पड़ा रहता। उसकी क्रशिंग पावर 3 शुगर फैक्ट्रियों के बराबर है। तो जो भी आज दिख रहा है कुशीनगर जनपद में, वह समाजवादी पार्टी है, उसकी सरकार की देन। जब बात करते हैं, आप छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, छात्र सभा से जुड़े हुए हैं, छात्र संघ का चुनाव जो लगातार छात्र हम देखेंगे विश्वविद्यालय से लेके अपने यूएनपीजी कॉलेज तक या अपने बुद्धा कॉलेज तक लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव को बैन कर दिया गया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आप भी छात्र रहे हुए हैं, छात्र संघ का महत्व तो जानते हैं, चुनाव की जो एक सीढ़ी कहते हैं, कोई भी नेता अगर उभरता है तो छात्र संघ से ही होकर जाता है। तो इस छात्र संघ के चुनाव के बंद करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो भारतीय जनता पार्टी ही बता पाएगी, लेकिन छात्र संघ की बहाली बहुत ज़रूरी है। राजनीति का पौधशाला है छात्र संघ, जो यूनिवर्सिटी में, जो विभिन्न डिग्री कॉलेजों में, वहाँ से नौजवान निकलते थे तो राजनीति की तरफ उनकी दिशा अच्छी होती थी। वो राजनीति की तरफ एक बेहतर और सकारात्मक सोच के साथ वो राजनीति में आगे बढ़ते थे। इसलिए निश्चित तौर पर छात्र संघ की तो बहाली होनी चाहिए। अब छात्र संघ में इन लोगों ने क्यों रोक लगाया है, ये तो वो लोग बेहतर जान सकते हैं। अच्छा, इस बार एक जो कहते हैं कि मुद्दा जो होता है स्वास्थ्य, बिजली, पानी,
हाँ, शिक्षा इन्हीं सबों का वो होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं हमारे पूरे कुशीनगर ज़िले में जो एजी एग्रीकल्चर, चूँकि हमारा कृषि बेल्ट है और एग्रीकल्चर बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पूरे ज़िले में एजी का कोर्स नहीं है। तो इस पे आप किस प्रकार काम करेंगे? देखिए, केवल एजी ही नहीं, हमारे वहाँ कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं हैं। आप एग्रीकल्चर भी प्रोफेशनल ही कॉलेज हुआ, जैसे डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कुशीनगर ज़िले में उठा दीजिए, क्या एमबीए का कॉलेज है? क्या बीसीए एमसीए का कॉलेज है? क्या बीटेक का कॉलेज है? क्या सीए का कॉलेज है? तो ऐसा क्यों होता है सर? अब ऐसा क्यों होता है? आज़ादी कितने साल बाद भी कुशीनगर के छात्र इन सब चीज़ों से वंचित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ के लोगों ने कभी नेता नहीं चुना, विधायक चुना, सांसद चुना। जब नेता चुनेंगे, जब इन पदों पे नेता जाएगा जिसका अपना विज़न होगा, वो विजनरी होगा। वही विज़न जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी कि क्या विज़न है इन सब बातों पे लेके। नहीं, तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर ये विज़न नहीं होता तो मैं आपको बताता क्यों? ये विज़न है। चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज हेल्थ की हमारे पीएससी की क्या स्थिति है, हमारे सीएससी की क्या स्थिति है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। देखा आपने पिछली बार कोरोना काल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, आईसीयू और सीसीयू की तो बात छोड़ दीजिए, इंटरनल केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे वहाँ जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए, क्या किसी से छुपा है? तो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, बेसिक एजुकेशन सेंटर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस बढ़ाने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट को देने की ज़रूरत है। क्यों हमारा ही बच्चा आज घूमता है? आपके घर का बच्चा अगर बीटेक कर लिया तो क्या उसको कुशीनगर में नौकरी मिल जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। गोरखपुर में, बस्ती में, आजमगढ़ में, खलीलाबाद में, देवरिया में, बलिया में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर कहीं मिल जाएगा क्या? उसको पर्यटन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसको दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, बम्बई, कलकत्ता, उसको घूमना पड़ेगा, बेंगलुरु, उसको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्यों ऐसा होता है? समाजवादी की भी सरकार रही, बीएसपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, भाजपा की भी रही, ऐसा क्यों हमारा क्षेत्र क्यों पीछे रह जाता है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास तो हुआ। अगर ढांढा की शुगर फैक्ट्री लगी तो क्या वहाँ लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। प्रोफेशनल कॉलेज की बात हो रही है सर, प्रोफेशनल आपने कहा, प्रोफेशनल कॉलेज भी समाजवादी पार्टी की सरकार में थोड़ा बहुत काम हुआ। मैंने आपको बताया कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया। आप चले जाइए यहीं, आप एक आईटीआई समाजवादी पार्टी की सरकार में खुला, एक पॉलिटेक्निक खुला। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ समाजवादी पार्टी की, हम सपा की सरकार तो केवल उत्तर प्रदेश में रही है ना, देश में तो सपा की सरकार रही नहीं है। आप बताइए, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग कितने दिनों से चल रही है यहाँ? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मांग कितने दिनों से चल रही है यहाँ? सेंट्रल में और राज्य में जिसकी सरकार है, क्या उसको ये काम नहीं करना चाहिए? घूम फिर के ये बात आ जाए कि सपा ने, क्योंकि सपा कितने दिन शासन की है केंद्र की सरकार में? क्या सपा ने शासन किया है? राज्य में तो किया। राज्य में जो किया है उतना तो किया उसने, राज्य में जो किया है उतना तो किया। बड़े बड़े, आप बताइए, बड़े बड़े एजुकेशनल हब जितने हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल हबों की मैं बात करता हूँ। यहाँ अगर हमें बिरला की एजुकेशन ग्रुप को लाना होगा तो राज्य सरकार ला सकती है कि केंद्र सरकार ला सकती है? केंद्र सरकार ला सकती है। या हमें गोयनका के एजुकेशनल ग्रुप को लाना हुआ, हमें अंबानी के एजुकेशनल ग्रुप को लाना हुआ, हमें आज अंबानी के सीए कॉलेज खोलने होंगे, तो क्या अखिलेश जी ने तो लाया था। अखिलेश जी तो लाए ही था। अखिलेश जी अगर नहीं लाए होते, आपके अगर प्रयास से, अगर कुशीनगर जिले को अखिलेश जी अगर नहीं लाए होते तो क्या आप मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन पाया होता? उन्होंने तो, अभी चले जाइए हेतिमपुर जाइए, देखिए कितना शानदार आईटीआई समाजवादी पार्टी की सरकार ने खोला है, वहाँ चले जाइए। अच्छा, आपके अपने विधानसभा को लेके क्या सोच है? देखिए, जो सोच जिले के लिए वही सोच विधानसभा के लिए भी है। कोई सोच विधानसभा और जिला, हमारे जिले से तो बाहर विधानसभा है नहीं। हम लोगों का जो मूल चीज़ है वह इस पे फोकस है कि हम अपने वहाँ एजुकेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हम हेल्थ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। हमारे वहाँ रोज़गार के लिए आप सभी ज़िले में चले जाइए तो हर ज़िले में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल एरिया जिला हेडक्वार्टर के अगल बगल में मिल जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, लेकिन कुशीनगर ऐसा दुर्भाग्यशाली ज़िला है जहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई बता दीजिए कुशीनगर ज़िले में। इसलिए इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे हम लोग जैसा आदमी अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो इसके लिए लड़ेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और इसको लेके भी आने का काम करेगा। तो जैसा हम बात कर रहे थे बंटी भैया से, युवाओं पे लगभग सारी पार्टियां जोर दे रही हैं और युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं। इस संदर्भ में सारी पार्टी भी आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देने का प्रयास कर रही हैं। तो अगर युवाओं का सरकार आता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का चयन होता है तो हमारा जो जिला ही नहीं विधानसभा किस प्रकार किस क्षेत्र में आगे जाएगा। चूँकि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा अगर ज़िला किसी को देखा जाता है तो कुशीनगर ज़िले को माना जाता है। उस कुशीनगर ज़िले का किस प्रकार विकास हो पाएगा, क्योंकि ये एक अवसर है 2022 का चुनाव, ये एक अवसर है किस जनप्रतिनिधि का हम चुनाव करते हैं, किसको हम वोट करते हैं, ये हमारा एक सबसे बड़ा ताकत होगा हमारे विधानसभा को सुदृढ़ करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानसधारा।